देख, बोर्स मॉडल पढ़ने के लिए हमें दो चीजें जानने की जरूरत है। पहले तो काइनेटिक एनर्जी। अगर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बता काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम पी स्क्वायर। क्या तुम्हें ये आइडिया है काइनेटिक एनर्जी? राइट। एंड दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है विच इज mgh, पढ़ा है तुमने? अगर एक बॉल को h हाइट ऊपर लेके जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। कोई डाउट? ओए लिखना नहीं, बाद में। बट यहां पे जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये तुम क्लास 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में। तो यहां पे क्या होता है, दो चार्जेस है सपोज Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में दूरी r है। कितना दूरी है? r। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी k Q1 Q2 by r. This is the potential energy k Q1 Q2 by r. K is an electrostatic constant. इसका वैल्यू होता है 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by r. This is the potential energy. अब तुम बोले सर ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? देख, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों मान ले पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, एंड इन दोनों को तू इंफिनिटी से लेके आ रहा है। क्या ये अपने आप आना चाहेगा? अपने आप आना नहीं चाहेगा। अगर मैं लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, एंड जो भी मैं वर्क करूंगा इन दोनों चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेरिवेशन भी दिखाया जाएगा तुम्हें क्लास 12 में। अभी बस इतना जान लो, पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा? k Q1 Q2 बाई r। अगर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। राइट। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 बाई r। k का वैल्यू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, एंड इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कोई डाउट? 10 टू द पावर -12 आई थिंक, 11 की 12 होता है, 12 होता है, 10 टू द पावर -12। क्लियर? आया समझ? तो बेटा बस इस चीज को याद रखो अभी के लिए, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखोगे क्लास 12 में फिजिक्स में। जल्दी से इसको नोट डाउन कर। लिख लिया क्या? आगे बढ़े, चल लिख। नेक्स्ट लिख बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बेटा जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमारा ये जो एटम है उसके अबाउट, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अबाउट जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है वो कैसे स्टेबल हो सकता है, उसको हमारा एक्सप्लेन किया किसने? बोर ने। किसने? बोर ने। तो बोर ने बताया कि अगर यहां पर हमारा न्यूक्लियस है Ze प्लस Ze, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? प्लस Ze। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। क्या है भाई? एटॉमिक। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेटा अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है विच इज द एटॉमिक नंबर, अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? Ze, where E is the charge of a proton और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई। तो बेटा न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा? Ze। क्लियर है? एंड इसके अबाउट अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का ई माइनस कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अबाउट तो ये वही ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है तुम फिजिक्स में पढ़ोगे इन रोटेशनल डायनेमिक्स। इसमें पढ़ोगे रोटेशनल डायनेमिक्स ऑलमोस्ट 4 महीने बाद, बट केमिस्ट्री में इसका थोड़ा बहुत यूज अभी है। बस अभी के लिए जितना जानना है उतना जान लो, शैली लिखना नहीं है। जितना जानना है
इतना जान लो कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही हमारा स्टेबल होगा, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/2π, या फिर तुम बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, where n is the orbit. nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? nh/2π, nh by where h is the Planck's constant. याद कर, h is the Planck's constant जिसका वैल्यू होता है 6.62 into 10⁻34. दैट इज द वैल्यू ऑफ h. बाकी हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है? nh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है, nh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए. अब क्या है यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्यों आ रहा है? तो होता क्या है ना, बोर्स ऑर्बिट में वही बोर ऑर्बिट हमारा स्टेबल होगा. चलो हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं. हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें तो हाइड्रोजन का बीच में कितना होता है? एक प्रोटॉन, तो चार्ज क्या होगा? प्लस ही, एंड यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है. ये ऑर्बिट, एंड एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक और दूसरा ऑर्बिट. तो बेटा मान ले कि एक ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? थोड़ा हाई लेवल की चीजें हैं, बट तुम्हें अभी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते. क्या है ना, जैसे एक प्रोटॉन सॉरी एक फोटॉन जाता है तो उसका एक वेवलेंथ होता है. क्या होता है? एक वेवलेंथ. तो हर एक चीज, बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल. हर एक चीज जब मूव करता है उसका एक वेव नेचर भी होता है. क्या होता है? एक वेव नेचर भी होता है. एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर. तो अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो उसका एक वेवलेंथ भी होगा. क्या होगा? एक वेवलेंथ भी होगा. अब तक हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लाइट का वेवलेंथ होता है, पर ऐसा नहीं है. अगर एक बॉल को भी तुम फेंकोगे ना तो उसका भी एक वेवलेंथ होगा. बाद में उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम पे हम लोग जानेंगे, बाद में हम लोग निकालेंगे उसका वेवलेंथ. बट अभी के लिए इतना जानो कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी एक वेवलेंथ होगा. क्या होगा? एक वेवलेंथ होगा. तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें लग रहा होगा ऐसे सर्कल में घूम रहा है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, इस तरीके से घूम रहा होगा. बट अगर यहां पे ऐसे, रुक जा, इस तरीके से ऐसे घूम रहा होगा, बट इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते फिर से मैच कर गया. इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे मान लो ऐसे क्रॉस कर गया, मतलब यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ. तो जिसमें कंप्लीट नहीं होगा वो वाला हमारा ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगा. वो वाला ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगा. होना क्या चाहिए? वही ऑर्बिट स्टेबल होगा जिसमें ये घूमते घूमते एक कंप्लीट नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा. जैसे ये एक वेवलेंथ, ये दूसरा वेवलेंथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 वेवलेंथ. वो जो ऑर्बिट में टोटल कितने वेवलेंथ बन रहे हैं? 7 वेवलेंथ. एंड क्योंकि ऑर्बिट में 7 वेवलेंथ बन रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिट में 7 वेवलेंथ बन रहे हैं, तो दिस इज द 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. जिसमें एक वेवलेंथ बनेगा वो फर्स्ट ऑर्बिट, जिसमें 2 वेवलेंथ बनेगा वो सेकंड ऑर्बिट. बट अगर सोच के देख, अगर इस रेडियस से थोड़ा ज्यादा रेडियस ले लिया, क्या ले लिया? थोड़ा ज्यादा रेडियस, तो 7 नहीं बनेगा, मान लो 7.5 बन गया, तो वो ऑर्बिट स्टेबल. 7 के बाद कौन सा स्टेबल होगा? 8 वाला, जिसमें 8 वेव्स बनेंगे. एंड एक्चुअल में यहां पे जो बन रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत चीज है. ये फिजिक्स का बहुत ही बढ़िया चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव. यहां पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का क्या बन रहा है? स्टैंडिंग वेव. क्या बन रहा है? स्टैंडिंग वेव. क्या बन रहा है? और ये बहुत ही खूबसूरत चीज है. क्या रिकॉइल? क्या बन रहा है? स्टैंडिंग वेव. अब ये स्टैंडिंग वेव क्या है? एक तो वेव होता है, वेव पल्स हो गया. मान लो तुमने तालाब में एक पत्थर फेंका, वहां से क्या क्रिएट होता है? वाटर रिपल्स. और वो वाटर रिपल्स आगे की तरफ मूव करता है, तो दैट इज द प्रोपगेटिंग वेव. दैट इज द प्रोपगेटिंग वेव. दूसरा होता है स्टैंडिंग वेव.
ड्रॉपर वाले बताओ, स्टैंडिंग वेव आइडिया है? सर नाम सुना सुना सा लग रहा है, कहीं ना कहीं तो सुना है। चलो स्टैंडिंग वेव मैं बना के दिखाता हूं, आजा बेटा। इसको पकड़, उधर जा, अरे देखना, और थोड़ा पीछे जा, और नहीं जा सकता, ठीक। अच्छा ऐसे पकड़ो थोड़ा और इसको, अच्छा देख, यहां पे समझना, ये एक वेव मैं बना रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडिंग वेव, इसको बोलता है फर्स्ट हार्मोनिक। रुक, इसको बोलता है फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलता है? फर्स्ट हार्मोनिक। अब तुम्हें सर ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसको, फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी फंडामेंटल टोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। और इसके बाद आता है हमारा सेकंड हार्मोनिक, ध्यान से देखना, तुम उधर तो सेकंड हार्मोनिक देखना ध्यान से। क्या तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है मस्त? इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव, दिख रहा है? बट स्टैंडिंग वेव बनने के लिए ना एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी से मुझे इसको मूव कराना पड़ेगा। अब मैं बनाऊंगा थर्ड हार्मोनिक, देखना थर्ड हार्मोनिक, थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा, दिख रहा है? इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, ये एक और स्टैंडिंग वेव दे। अब क्या है ना, यहां पर उसी इलेक्ट्रॉन का क्या बनता है, उसी इलेक्ट्रॉन का क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव बनता है। अगर तुम यहां पे देखोगे तो इस टाइप का उस इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा, स्टैंडिंग वेव बनेगा। और अगर वो परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनने के लिए एक परफेक्ट रेडियस होना जरूरी है, अगर वो रेडियस नहीं मिलेगा तो स्टैंडिंग वेव प्रॉपर नहीं बनेगा और हमारा वो ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए n = 1, n = 2, n = 3 इसके परफेक्ट रेडियस होते हैं। एंड यहां पर पता फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π, क्या होगा, h/2π। सेकंड ऑर्बिट का 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट का, तो जो भी ऑर्बिट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये हमारा किसने दिया, बोर भाई साहब ने दिया। क्लियर है? अब इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम बाद में पढ़ोगे तुम, वो होता है, अभी के लिए फॉर्मूला जान लो, कोई भी पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से r रेडियस में घूम रहा है, v वेलोसिटी से r रेडियस में घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। क्या होता है? इसका मास है m, v वेलोसिटी से r रेडियस में घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम mvr, बाद में पढ़ेंगे m × r × v होता है, m × r × v, क्योंकि r और v के बीच में यहां पे एंगल 90 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट याद कर, होता क्या है, mvr sin थीटा, mvr, और यहां पे sin 91, sin 90, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr। अभी के लिए इतना जान लो, अगर r और v परपेंडिकुलर है, मास है m, एंगुलर मोमेंटम mvr, एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि स्टेबल ऑर्बिट पे घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम ये mvr शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंड इसी से हमारे सारे प्रूफ्स स्टार्ट होंगे। क्लियर है? एकदम नोट डाउन करो बेटा। है ना? अरे तुम देखो बेटा, कोयल तुम लोगों से पहले लिख लिया है। अच्छा लिख, अब रेडियस, अब हमें निकालना है रेडियस। तो बेटा देख, जितने भी हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, जितने भी डेरिवेशंस करेंगे वो सारे डेरिवेशंस विल बी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक एटम्स? जिसमें ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है, उसी के लिए ये वैलिड है, जितने भी हमारा बोर्स मॉडल है। ठीक है? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। हम चर्चा करेंगे He+ के ऊपर, He+
प्लस आयन, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। या लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 हटा दो, Li2+, बेरिलियम के 4, तो Be3+, उन सब के लिए हमारा वैलिड है। तो एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, Ze, क्या हो जाएगा, Ze, एंड उसके अबाउट घूम रहा है क्या हमारा, एक इलेक्ट्रॉन, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, एंड उसका रेडियस क्या है, r, रेडियस क्या है, r। बेटा अब कुछ चीजें हमारा लगेगा, अगेन तुमने हो सकता है पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, बट आई थिंक तुमने क्लास 9 में पढ़ा है। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है इन रेडियस r, तो उसका सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है v²/r, लिखना नहीं, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r, एंड इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज AC, लिख लेता हूं, दिस AC इज v²/r। क्या तुमने ये चीज पढ़ा है, v²/r, स्पेलिंग सही है ना, अच्छा, v²/r, क्या तुमने ये पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। एंड देख, इसीलिए ये चीज थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि ये चीज तुम्हें हो सकता है पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, बट अभी के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा इस डेरिवेशन के लिए। पढ़ोगे कहां पे, सर्कुलर मोशन इन फिजिक्स, सर्कुलर मोशन इन फिजिक्स, वहां पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इसका डेरिवेशन भी दिखाया जाएगा। बट अभी के लिए इतना जान ले, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसका वेलोसिटी सेम है क्या, हमेशा नहीं, स्पीड सेम है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड अगर सर्कल में घूम रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, एंड उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v²/r के बराबर। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो उस पर जरूर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड मुझे बता, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc = मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होगा भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस इलेक्ट्रॉन का मास है m, एक्सेलरेशन है v²/r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखोगे, mv²/r, mv²/r विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई डाउट, कोई डाउट। तो बेटा एक और चीज, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में कितना होता है, v²/r, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, अच्छा। एंड इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, अच्छा मैं मान लेता हूं दिस इज द nth ऑर्बिट, तो बेटा अगर nth ऑर्बिट है तो एंगुलर मोमेंटम L विल बी इक्वल्स टू nh/2π, एंड ये L किसके बराबर होता है, mvr = nh/2π, जल्दी बोलो, mvr = nh/2π। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r एंड mvr = nh/2π, यहां से v को क्या लिख सकता है, nh/2π इंटू mr, क्या तो ऐसे v को लिख सकता है, ओके। अब हमारे पास एक और चीज आएगा, हो सकता है तुमने पढ़ा हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़े होंगे तो सीख लोगे, ठीक है। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या तुमने सुना है इसके बारे में, अगर दो चार्जेस है, Q1 Q2, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। सुना है क्या, सी, अच्छा, K Q1 Q2/r² होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर ये चार्ज कितना है, -e, ये चार्ज कितना है, Ze। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, and that electrostatic force Fe will be equals to K Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। एंड देख ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है अट्रैक्टिव है, डायरेक्शन पता है। फोर्स में माइनस लगाने का मतलब डायरेक्शन बताना कि भाई देखो ये अगर आर है, ये अगर आर है तो फोर्स का डायरेक्शन आर के ऑपोजिट है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, इसका मैग्नीट्यूड होगा के ई इंटू जेड ई बाई आर स्क्वायर। एंड यहां पर ये जो तुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है ना एफ ई, यही एफ ई हमारा एफ सी के बराबर है। यही एफ ई किसके बराबर है? एफ सी के। क्यों भाई? देख होता क्या है ना, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगना चाहिए? mv स्क्वायर बाय आर लगना चाहिए, mv स्क्वायर बाय आर लगना चाहिए। अब मान लो कि मैंने पार्टिकल इसको मान लिया, इसको मान लिया पार्टिकल, ये है पार्टिकल। अब इसको मैं सर्कल में घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तो इसका सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाय आर। फोर्स क्या लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाय आर। फोर्स क्या लग रहा होगा? बट ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहां पे स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो स्ट्रिंग का टेंशन ही ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो चाहिए होगा इसको सर्कल में घुमाने के लिए। तो यहां पे क्या बोलेंगे? टेंशन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। टेंशन ही तो ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड इस जगह पे ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल। इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है। अरे आई बात समझ? क्लियर है? तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसमें लिख सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ सी विच इज mv स्क्वायर बाई आर। तो बेटा r से r कट जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर, वी कैन राइट दिस स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर है? देख तो क्या क्या कट रहा है, एक r से एक r कट जाएगा, एक m ने एक m को मार दिया, और कुछ नहीं। अच्छा यहां से बेटा बताओ, ये r निकालना है हमें, r को इधर ले जा, r विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k। अब तुम बोले सर क्या इसको याद रखना पड़ेगा? हाँ रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते बेटा, रखना पड़ेगा। एंड पता है जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्या करेगा वो बोलेगा वी हैव मेड अ हाइपोथेटिकल एटम इन विच द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1/4 दैट ऑफ द प्रोटॉन। अब तुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, यहां पे तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। यहां पे अगर तू देखेगा ना कौन कौन सा कांस्टेंट है, बता यहां से कौन कौन सा कांस्टेंट है बता। h स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, k का वैल्यू मैंने बताया हुआ है, k भी कांस्टेंट है, ये होता है 8.9 इंटू 10⁹, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला k है, मैंने वहीं से निकाला है, देख ये k विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो होता है 8.9 इंटू 10⁹, k भी कांस्टेंट है। e स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻19, ये भी कांस्टेंट है। बस वेरिएबल क्या है? ऊपर n स्क्वायर नीचे z, ऊपर n स्क्वायर नीचे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हम लोग जनरली जिसको याद रखते हैं, जो ज्यादातर बच्चे याद रखते हैं, वो ये रेडियस याद रखते हैं। सारे वैल्यूज पुट करोगे तो आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n स्क्वायर बाई z मीटर, n स्क्वायर बाई z मीटर। ये वैल्यू कहां से आया?
ये वैल्यू कहां से आया? ये सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू पुट करने के बाद, सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगा, राइट? एंड जब ये वैल्यू आया, ध्यान से देखना, जब ये वैल्यू आया मीटर में आया, पर तू देख सकता है ये बहुत कम क्वांटिटी है, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी है, 10 टू द पावर -10। तो बता इसको अगर मैं एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहूं तो 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को अरे कौन नोटिफिकेशन दे रहा है? जिसका भी फोन है बंद करो उसको, पक पक कर रहा है। फोन से आ रहा था कि तू देगा? मोबाइल, घड़ी से? तो रेडियस कितना आएगा देख, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग, दिस विल बी द रेडियस। एंड जनरली हम लोग इसी को याद रखते हैं, दिस इज द रेडियस फॉर्मूला विच वी रिमेंबर। इसमें बता एन क्या है? ऑर्बिट। एन क्या है? ऑर्बिट। एंड व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक। अच्छा अगर मैं यहां पे बोलूं बताओ हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है, तो एन का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0. एंड ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें बोर्स ऑर्बिट बोला है, बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर तुमसे बोले बोर्स ऑर्बिट का रेडियस बताओ, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट मतलब इनका वैल्यू 2, 2 स्क्वायर 4, 4/1, तो इसी का इंटू 4। थर्ड ऑर्बिट 9। तो बेटा ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में यही हमारा काम का है, बट हो सकता है जेई एडवांस या मेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज कर दिया। तो ये बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइम्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 टाइम्स। अब तू तो 0.529 याद करके गया था, तुझे पता ही नहीं है मास कहां पर है, तुझे पता ही नहीं है मास कहां पर है फॉर्मूला में, तो मास को डबल कर दोगे तो रेडियस आधा हो जाएगा। जो भी फॉर्मूला है उसमें रेडियस आधा हो जाएगा, बट वो तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हें ये याद है, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए। बट एक बार पूरा अच्छे से डेरिवेशन देख ले, एक बार और जल्दी से बता रहा हूं, देख ले। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? p स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r। nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, यहां से v निकाल लिया। एंड ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो k z e स्क्वायर बाई r स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। क्लियर है? एकदम नोट डाउन करो बेटा। ओके आगे बढ़े, चल देख बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। देखो सबने लिख लिया, चल अब निकालना है हमें वेलोसिटी। क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो देखो इधर लिखना बाद में, पहले इधर देख ले। अगर मैं वेलोसिटी देखूं, अगर मैं वेलोसिटी देखूं वही जेड इलेक्ट्रॉन ई माइनस, बेसिकली ये जा रहा है वी वेलोसिटी से, रेडियस क्या है? आर। कौन सा ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का वेलोसिटी कहां से निकालेंगे बेटा? v क्या होता है? nh बाई 2 पाई, सॉरी 2 पाई mr। क्या ये हमने पहले ही निकाला हुआ है? nh बाई 2 पाई mr, यही तो आया था वेलोसिटी। अब यहां पे सिंपली क्या करेंगे, r के जगह पे जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगा देख nh बाई 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर, ऊपर में 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो बेटा यहां पे देखो, एक n से एक n कट जाएगा, एक h से एक h कट जाएगा,
2 और 4 कट के 2 आ जाएगा, एक पाई को मार देगा, m ने m को हटा दिया। तो यहां से बता वेलोसिटी क्या आ रहा है, फॉर्मूला वेलोसिटी क्या आ रहा है, 2ke² पाई भी है, 2 पाई ke² अपॉन h इंटू z/n। ये पूरा चीज कांस्टेंट है, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। तुम देख सकते हो दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। 2 पाई k का वैल्यू कितना होता है, 8.9 इंटू 10⁹ इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। k का वैल्यू होता है हमारा, k इज 8.9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये होता है यूनिट। तो k e पाई y h सारे वैल्यूज पुट करने से जो वेलोसिटी निकल के आता है दैट इज 2.18 इंटू 10⁶। याद रखना है बेटा, 0.529 तो याद रहता है, ये 10⁶ में गड़बड़ करते हैं, 10⁵, 10⁸ कर दोगे, 10⁶ इंटू z/n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट या बोर्ड्स ऑर्बिट का पूछे तो n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, कर लोगे क्या, कोई डाउट नहीं है ना। तो यहां से इस फॉर्मूला से तू वेलोसिटी निकाल सकता है। वेलोसिटी रेडियस के साथ साथ ना ये वाला चीज भी याद रखो, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, n²/z, ठीक है, क्लियर। तो रेडियस n² z के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी z/n के प्रोपोर्शनल है। जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा बेटा ये हो गया क्या, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। आगे बढ़े क्या, देखिए चल नेक्स्ट लिख एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एनर्जी। दिस इज Ze, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है -e, ये जा रहा है v वेलोसिटी से, रेडियस क्या है r, रेडियस क्या है r, ठीक, ओके ओके। मुझे बता इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन, बेसिकली मुझे टोटल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाफ m v², क्या होगा बेटा, हाफ m, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v², चलो v का फॉर्मूला देख लेते हैं, 2 पाई k e²/h z/n, 2 पाई k e²/h, 2 पाई k e²/z, सॉरी h इंटू z/n का होल स्क्वायर करेंगे का। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ m 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e⁴ अपॉन h² इंटू z²/n²। कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ कट रहा है क्या, नहीं ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया, देख 2 और 4 कट के 2 आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर m k² e⁴/h² इंटू z²/n²। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है भाई। अब निकालते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। बता इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया हुआ है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, k q1 q2, k q1 इज -e, q2 इज ze अपॉन r² नहीं होता, r फोर्स में r² होता है, एनर्जी में k q1 q2 बाई r। कोई डाउट नहीं है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब चेक कर इस पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी इज -k ze² बाई r को क्या लिख सकते हैं, n²h² इंटू 4 पाई स्क्वायर mkze²। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सारे वैल्यूज पुट कर दिए मैंने। तो अब बेटा हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है ना,
वहां पे बता कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, 4 पाई स्क्वायर एम के इंटू के स्क्वायर, चेक कर, ई स्क्वायर ई टू द पावर अपॉन एच स्क्वायर इंटू z इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे ना, कि कैसे देखोगे बेटा, आवाज नहीं, कैसे देखोगे, ध्यान से, कैसे देखोगे, ध्यान से, तो तुम्हें उस इक्वेशन और इस इक्वेशन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखेगी। वहां माइनस है, यहां 2 और वहां 4 है, बस ध्यान से देखें दोनों को, बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है। इसका रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या तुम्हें एक चीज दिख रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी ई है, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी ई है, तो दिल से देख के बता, दिल से क्या मतलब, आंखों से, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बोलो भाई, -2E। और कहां से, इसका डबल का माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, इसके डबल का माइनस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं इसको मान लू E, तो ये क्या हो जाएगा, -2E, दिस विल बी -2E। कोई डाउट नहीं। तो यहां से हमें निकालना, हमें जो जनरली चाहिए होता है वो है टोटल एनर्जी। दिस टोटल एनर्जी T that will be equals to kinetic energy plus potential energy। एंड बता टोटल एनर्जी क्या निकल के आएगा तेरे हिसाब से, क्या आना चाहिए, देखो E -2E that will be -E, मतलब इसी का नेगेटिव, इसी का नेगेटिव। जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल बी -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी और माइनस है। एंड जब तू ये सारे के सारे वैल्यूज पुट करेगा ना, सारे के सारे वैल्यूज पुट करेगा, ये टोटल एनर्जी जो निकल के आएगा दैट इज -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स में, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स में, ठीक है। बट इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, देखना बहुत कम है, ये एनर्जी कैसा है, बहुत कम है, 10 टू द पावर -19 में, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में कन्वर्ट करना है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन भी तुम्हें बताया था। तो और यहां से यही हमें फॉर्मूला याद रखने हैं, वो है टोटल एनर्जी का, दैट विल बी, अगर मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करूं, बता क्या निकल के आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो मुझे बता व्हाट इज द एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट, जेड का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1, व्हाट इज द एनर्जी, -13.6, दैट इज द एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। एंड यहां से तू देख सकता है जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अरे आया समझ, अरे क्लियर है, अरे जल्दी बोलो, माइनस और लगा हुआ है, एकदम पक्की बात, नोट डाउन कर बेटा। चल ठीक है बेटा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो बेटा अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को E मान लिया, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा,
2E एंड टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा -E, राइट। अच्छा एक बात बता, अगर मैं टोटल एनर्जी को E मान लूं तो काइनेटिक एनर्जी -E हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी +2E हो जाएगा। समझ में आ रही बात? पता है क्या, ज्यादातर बच्चों को 95% बच्चों को सिर्फ यही फॉर्मूला याद रहता है, बाकी 5% को तो ये भी याद नहीं रहता। 95% को ये याद रहता है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी बताओ सर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एकदम सबको याद रहता है। बट फर्स्ट बोर ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, उसको पता ही नहीं, क्योंकि ये एनर्जी कौन सा है, टोटल एनर्जी। हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, जो इसका डबल है, जो इसका, और काइनेटिक एनर्जी इसी का प्लस वाला होगा। अरे समझ में आ रही बात? चेक कर लेना, अगर टोटल एनर्जी पूछे तो ये फॉर्मूला है, बट अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो वो अलग हो जाएगा। एंड उसके लिए ये रिलेशन हमें जानना जरूरी है। क्या रिलेशन है? कोई डाउट नहीं है ना? एकदम पक्की बात। तो बेसिकली क्या है ना, टोटल एनर्जी हमेशा ही तुम्हारे लिए नेगेटिव होगा। फिजिक्स के लिए बाद में इस चीज को देखेंगे, अभी के लिए केमिस्ट्री के लिए बस इतना देख ले, ये याद रख, दिस इज द रिलेशन। फिजिक्स में तुम्हारा रेफरेंस भी चेंज कर देते हैं और वो सब। चलो नेक्स्ट। अच्छा नोट, दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। सिर्फ और सिर्फ कैसे एटम? हाइड्रोजन लाइक। फॉर हाइड्रोजन He+, Li2+, B3+। अगर तुम्हारा He के लिए बोलोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्या क्या? अबे He में क्या है? He में क्या है बता? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो भी हमने फोर्स देखा है ना, वो सिर्फ न्यूक्लियस के लिए देखा है, बट अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इसके वजह से भी तो लगेगा, एक और इलेक्ट्रॉन भी तो फोर्स लगाएगा, इसका भी तो इसके फोर्सेस पे कंट्रीब्यूशन होगा, बट उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्लियर है? अच्छा एक और चीज बता, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ H+ आयन? H+ आयन का रेडियस सीरियसली बता। 0 क्यों? 0.529 n²/z है ना फॉर्मूला। H+ का बता। चल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का, मतलब ग्राउंड स्टेट का ही बता दे। अबे गधे बच्चे, H+ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। H+ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा रेडियस? अबे गधे बच्चे 0 नहीं होगा, प्रोटॉन तो है। रेडियस किसका होगा? प्रोटॉन का होगा। H+ आयन का रेडियस मतलब प्रोटॉन का रेडियस, एंड एक प्रोटॉन का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है। दिस इज अ प्रोटॉन। अरे आया समझ? चल बेटा देखते हैं, ये देख नेक्स्ट। चल क्वेश्चन करके बता। सिंपल क्वेश्चन है। पहले इधर देख, पहले जो तीनों फॉर्मूला है उसको रट लो। पहले एक बार तीनों फॉर्मूला को रट लो, क्या रिलेशन है। ये 0.529 तो याद रहता है, n² याद नहीं रहता। 0.529 n²/z। बोलो भाई रेडियस क्या होता है? एक बार और याद रहेगा, n²/z। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है? z/n। इसमें z ऊपर रहता है, n नीचे रहता है, उसमें n²/z, इसमें z/n। ठीक है। अच्छा एनर्जी वाला बता। -13.6 इंटू z²/n², कितना होता है? वेलोसिटी क्या होता है? 2.18 10⁻⁶ z/n। क्या होता है? z/n। तो सोच के देखना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ m v²।
तो कोई भी एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट है, v स्क्वायर, v किसके प्रोपोर्शनल, z बाई n, तो एनर्जी z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, तो -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। कोई डाउट? अब पीछे से तुम फॉर्मूला नहीं देखोगे, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक बार अच्छे से तुम उसको ट्राई करोगे, अगर एकदम ही फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तब फॉर्मूला देखोगे, नहीं तो पीछे से फॉर्मूला नहीं देखना है तुम्हें। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। बता, रेडियस बताओ, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जितना भी लिखना है ना फॉर्मूला लिख लो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगा। 0.529 इंटू एन, एन कितना है सेकेंड, तो 2 स्क्वायर बाई एफ, उसका एच का 2 होता है, जेड का वैल्यू 2, तो यहां से आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2, तो यहां से 2 से 2 कट के 1.058 एमस्ट्रॉन्ग, दिस इज द रेडियस। अच्छा वेलोसिटी बता, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाई n, तो दिस इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, z कितना 2/2, तो यहां से हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आ रहा है दैट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा क्या तुम्हें यहां से एक चीज दिख रहा है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी एंड हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट सेम है, हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट के साथ हीलियम का फोर्थ ऑर्बिट सेम होगा, चेक कर लेना। अच्छा एनर्जी बताओ, अगर एनर्जी तुमसे पूछा है मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहा है, मतलब और एनर्जी होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो -13.6 इंटू जेड और एन दोनों तो सेम ही है, 2/2 स्क्वायर स्क्वायर कितना आ रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? जल्दी बता, क्लियर है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम? ओके चल एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से, गलत मत करना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू, यही चीज है जो मुझे सिखाना था। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन इज ऑन द ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4। ये तुम्हें यहां से याद होना चाहिए, n इक्वल्स टू 4 है वो, यही सिखाना था मुझे, बाकी तो भाई कैलकुलेशन है। अच्छा लिथियम का Z कितना होगा, 3 हो जाएगा। अच्छा रेडियस की बात करें तो 0.529 इंटू क्या होता है 4 स्क्वायर बाई 3, कर लोगे जो भी वैल्यू आएगा। वेलोसिटी क्या होगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाई n, तो 3/4, एंड जो एनर्जी हो जाएगा हमारा दैट इज -13.6 इंटू तुम्हारा z स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, कैलकुलेट कर लोगे जो भी आएगा। बोलो भाई क्लियर है एकदम? कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस? ओके बेटा नेक्स्ट देख, यहां पे देख, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट, हेडिंग लिख लो सबको, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक,
अब कोई एक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर है Z, राइट, Ze उसका न्यूक्लियस में है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो कहां पर है, N2 पर है। कहां पर है, N2 पर एक इलेक्ट्रॉन है, एंड वो इलेक्ट्रॉन अब N2 से N1 में आ रहा है। मतलब किसी एक एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोल सकते हो, N2 से N1 में आ रहा है। मान लो ये हो सकता है 4 से 3 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, 10 से 5 में आ रहा है, किसी में भी आ रहा है, बट हायर से लोअर में आ रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा ना, तो जब वो आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एंड वो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ, जिसका वेवलेंथ है लैम्डा। एनर्जी रिलीज किया, कितने एनर्जी का, लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन रिलीज किया, लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन रिलीज किया। दिस इज द फोटोन विच इज रिलीज्ड। तो बेटा पहला चीज तो एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ lambda and energy EP, एनर्जी ऑफ फोटोन इज EP, जो उसने रिलीज किया। अच्छा ये जो EP होगा, क्या मैं उसको लिख सकता हूं hc बाई लैम्डा, दैट विल बी hc बाई, लिखना नहीं है, hc बाई लैम्डा। ओके भाई, ठीक है भाई। अच्छा ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, कैसे रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, कैसे रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, क्या लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी कैसे रिलीज कर रहा है, मतलब क्यों रिलीज किया उसने, क्यों रिलीज किया? क्योंकि वो जब हायर में था ना, उसके पास एनर्जी ज्यादा था, फिर जब लोअर में चला गया तो एनर्जी घट गया। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, वही एनर्जी किस फॉर्म में जाएगा, फोटोन के फॉर्म में। दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई ये इस जगह पे इसका टोटल एनर्जी है Te2, जब ये यहां पर है, कौन से स्टेट में है, N2 पर है, तो उसका एनर्जी क्या है, Te2, एंड Te2 से यहां आ गया तो उसका एनर्जी T1, T2 से T1, टोटल एनर्जी Te2 से टोटल एनर्जी T1 हो गया, तो एनर्जी घट गया, और जितना एनर्जी घटा वही एनर्जी किस फॉर्म में जाएगा, फोटोन के फॉर्म में। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं इस EP को, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, एंड इनिशियली कहां पर है, N2 पर, फाइनली कहां पर है, N1 पर। तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, कोई डाउट? और जो भी एनर्जी घटा वही किस फॉर्म में जाएगा, फोटोन के फॉर्म में जाएगा। तो बेटा यहां पे Te2 फाइन, ये जो N2 वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा बराबर Te2, बता क्या होगा, Te2 को क्या लिखेंगे, Te2 को क्या लिखेंगे बताओ, बोलो भाई। Te2 देख यहां पे, देख एनर्जी वाला फॉर्मूला पे देख लेते, पूरा फॉर्मूला ही पुट करते हैं, चलो बता एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा का पूरा कितना, -2 पाई स्क्वायर, ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद ही तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, -13.6 z² बाई n²। ठीक है भाई, मैं वो पूरा का पूरा वो एक्सप्रेशन पुट नहीं कर रहा, मैं बस इतना लिख रहा हूं, कहां चला गया वो, मैं बस इतना लिख रहा हूं, Te2 विल बी -13.6 इंटू z² बाई n², मतलब n2 का स्क्वायर। दिस इज आवर Te2 माइनस क्या करना है, T1 विच इज -13.6 इंटू z² बाई n1²। जल्दी बोलो, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अब यहां पर hc बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक काम कर 13.6 z² कॉमन ले ले, अंदर क्या बचा बता, क्या बचा
माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्लियर है एकदम, पक्की बात। अच्छा, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां से h, व्हाट इज h? प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट। क्या इसके वैल्यूज पता है? यहां पे ये सारे वैल्यूज यहां पे पुट करोगे तो 1 बाई लैम्डा निकल के आएगा 13.6 z स्क्वायर, 13.6 z स्क्वायर बाई hc इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। बट यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है तू जो 13.6 पुट कर रहा है ना, वो किस में पुट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट तू प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड मीटर पर सेकंड में पुट कर रहा है, ऐसा चलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें माइनस 13.6 को भी किस में कन्वर्ट करना है? जूल्स में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अरे सर जिससे मल्टीप्लाई करना है कर दो सर, बोलो मत। हाँ समझ में आ गया, आप यूनिट कन्वर्जन करो, अब दिमाग नहीं चल रहा है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल में आएगा, तो ये किस में आएगा? जूल्स में आएगा। अरे आई बात समझ, क्लियर है? ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद किस में आएगा? ये जूल्स में आएगा। अब यहां पर ये वाली चीज कांस्टेंट है, देख ये वाला पूरा चीज कांस्टेंट है। अब इसका जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो 1 बाई लैम्डा ये पूरा वैल्यू निकल के आएगा कुछ 1.01 या 1.1 इंटू 10⁻7 आता है सेंटीमीटर इनवर्स में। एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता देता हूं तुझे, 109677। तो यहां पे पहले इसको लिख देते हैं, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। दिस r is the Rydberg's constant. r is the Rydberg's constant. एंड इस r का जो वैल्यू होता है दैट इज 109, याद नहीं रहता मुझे, 9677 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। एंड इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर इनवर्स में इतना है तो मीटर में कितना होगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय, बट यहां पे ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, क्योंकि इनवर्स है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता है तो 100 से डिवाइड करता है, सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाता है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7। मुझे ये याद रहता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7। बाकी रिडबर्ग्स कांस्टेंट यहां पे पुट करेंगे। अच्छा मुझे बता, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया इससे हमें क्या निकालना है? 1 बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा तुझे बोला कि बताओ हाइड्रोजन में, ध्यान सुना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है, n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है, तो n2 का वैल्यू क्या है? 5। n2 का वैल्यू 5 कहां पे आ रहा है? 2 में, तो n1 का वैल्यू 2। तो बेटा यहां पर n2 जो है दिस इज द इनिशियल स्टेट या इनिशियल ऑर्बिट, एंड n1 क्या है? फाइनल स्टेट या फिर फाइनल ऑर्बिट, क्योंकि वो n2 से n1 में आ रहा है। आ कहां से रहा है? n2 से n1 में। तो जो वो फोटोन रिलीज करेगा उसका वेवलेंथ इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा, उसका वेवलेंथ इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा। अरे समझ में आ रहे या खुद ही पढ़ रहा हूं, खुद ही सीख रहा हूं? अरे जल्दी बोलो। अरे क्लियर है एकदम, पक्की बात। देख पूरा कैलकुलेशन है बट फाइनल आंसर ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई, एक बार और, याद रहेगा 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई
n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। बेटा जितना भी मैंने चीजें बताया ना, इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? इसका उल्टा। n2 से एनर्जी रिलीज करके n1 में आ रहा है, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन n1 में है, एक इलेक्ट्रॉन, एंड फोटोन उस पे गिरा, कितने वेवलेंथ का? लैम्डा। फोटोन उस पे गिरा, फोटोन जैसे ही गिरा उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया, एनर्जी को एक्सेप्ट करके लोअर से हायर में चला गया। अबे लोअर से हायर में कैसे गया होगा? एनर्जी लेके। कहां से एनर्जी लिया है? फोटोन गिरा है, कितने वेवलेंथ का? इसी लैम्डा का। तो बेटा क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। तुमसे ये पूछ सकता है कि बताओ n2 से n1 में आ रहा है, कितना लैम्डा रिलीज करेगा? निकाल लिया। n1 से n2 जाना है, कितना लैम्डा एक्सेप्ट करेगा? वो भी यही है। अरे आया समझ? अरे जल्दी बोलो, क्लियर है एकदम? पक्की बात? नोट डाउन करो बेटा। चल ये वाला क्वेश्चन करके बता। बता। 1 बाई लैम्डा फॉर्मूला क्या है? आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, राइट? तो 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल्स टू आर, आर का वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है? जेड इट्स हाइड्रोजन, तो जेड का 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 कहाँ आ रहा है? 1 में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? 3 से आ रहा है, तो 3 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, 1 माइनस 1 बाई 9। तो 1 बाई लैम्डा कितना आ रहा है? क्या बता? 1 बाई लैम्डा कितना आ रहा है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 8 बाई 9। तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, पलट दो इसको, 9 बाई 8 इंटू 1 बाई 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7। तो लैम्डा कैसे आ रहा है? 9 बाई 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये मीटर्स में आ रहा है। अच्छा इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो, या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दे, 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर्स में, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना आ जाएगा? 900 बाई 8.8। अच्छा चलो जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 900 डिवाइडेड बाई 8.8 कितना आ रहा है? यू कैन राइट दिस एज 102.27 नैनोमीटर। दिस इज एन नैनोमीटर। अगर एमस्ट्रॉन्ग की बात करें तो 1022, इसी को लिख सकता है क्या? लैम्डा, यहाँ पे लिख देता हूँ। नैनोमीटर में इट विल बी 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1022.7 एमस्ट्रॉन्ग। बट एक चीज है, कैलकुलेशन आसान तो नहीं है। कैलकुलेशन और टफ हो जाता अगर तुझे हीलियम दे देता या लिथियम Li2+ दे दिया, तो बेटा यहाँ पे 3 स्क्वायर और कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, है ना भाई? क्या तुमने कर लिया था ये? एकदम पक्की बात? अच्छा एक बार लिख लो जल्दी से, लिख लिया ना? बट ये कैलकुलेशन आसान तो नहीं है। तो बेटा हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बट इस मेथड से करेंगे नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें एक अस्त्र दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र, ठीक है? एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रह्मास्त्र है हमारा किसके लिए? फॉर दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर। ब्रह्मास्त्र, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ब्रह्मास्त्र, ठीक है? किसी बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें। ध्यान से देख, पहले हाइड्रोजन के लिए देखिए। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, अच्छा
हाइड्रोजन का दिस इज n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 1 का एनर्जी कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू z² बाई n²। अब हाइड्रोजन का z 1 है, हाइड्रोजन का z n इक्वल्स टू 1 के लिए z भी 1 है और n भी 1 है, z भी 1 है और z भी 1 है और n भी 1 है। तो बेटा कितना हो जाएगा इसका एनर्जी, कितना हो जाएगा? माइनस 13.6, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा n इक्वल्स टू 2 का z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो माइनस 13.6 बाई 4 विच इज माइनस 3.4। फिर n इक्वल्स टू 3 पे याद रखो माइनस 1.51, फिर माइनस 0.85, फिर माइनस 0.54, फिर माइनस 0.38, फिर माइनस 0.28। ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए जैसे मुझे याद है। अभी समझ में आएगा कैसा ब्रह्मास्त्र है। अब कोई सा भी दूसरा ले ले जिसका एटॉमिक नंबर Z है, अब एटॉमिक नंबर Z, बस Z में क्या होगा? यही वैल्यूज है। अबे n इक्वल्स टू 1 के लिए बस z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक वैल्यू। अबे हाइड्रोजन का फर्स्ट कितना है? माइनस 13.6, z का वैल्यू 1 था, n का वैल्यू 1। सेकेंड के लिए माइनस 13.6 z² बाई 2², सेम ही होगा, बस हाइड्रोजन लाइक अब z है तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? माइनस 3.4 z² माइनस 13.6 z², उसका z 1 था, इसका z है, माइनस 1.51 z² माइनस 0.85 z² माइनस 0.54 z² माइनस 0.38 z² माइनस 0.28 z²। ये हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, Li2+, बेरिलियम 3+। तो n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7। एंड सिर्फ यही नहीं, और सुनो, इधर देखो, ये जो गैप है, ये गैप भी याद होने चाहिए। ये जो गैप है ना 1 और 2 के बीच में, दिस गैप इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप है दिस इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप है दिस इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन याद रखो। यहां पे क्या हो जाएगा? वही चीज 10.2 z², दिस इज 12.1 z²। अब एनर्जी अगर z² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो गैप भी z² से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला बता 12.75 z²। ये सारे एनर्जीज, ठीक है भाई, क्लियर है एकदम, पक्की बात। अब आते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, फिर से एक बार देखते हैं। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 to 1 इन हाइड्रोजन एटम। 3 to 1 इन, बता यहां पे n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में जा रहा है। n इक्वल्स टू 3 का एनर्जी देख हाइड्रोजन का, 3 का माइनस 1.51, 1 का माइनस 13.6, तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच का जो गैप है, एनर्जी का जो गैप है, डेल्टा ई, दिस डेल्टा ई इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 टू बी प्रिसाइज, 12 चलो तुम बोलते हो तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस करोगे तो यही आएगा फाइनल, माइनस ही नहीं, इससे इसको माइनस कर, क्या करेगा? माइनस 1.51 माइनस 13.6 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 13.6 माइनस 1.51, दैट विल बी इक्वल टू
12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? क्या तुम्हें यहां से दिख रहा है? ठीक। अच्छा एक बात बता, इनका एनर्जी गैप इतना है, कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। माइनस में 1.51, माइनस में 13.6। तुम्हें मान लो तुमने एग्जाम दिया, तुम्हें माइनस 1.51 मार्क्स मिला, माइनस 13.6 मार्क्स मिला, तो किसमें ज्यादा मार्क्स मिला है? इसमें मार्क्स मिला है ना ज्यादा, इसमें तुमने नेगेटिव कम किया है ना, है ना? तो ये हमारा ज्यादा है, ये हमारा कम है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? डेल इज 12.09। अब मुझे बता, एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा कितना एनर्जी रिलीज करेगा? एनर्जी कितना रिलीज करेगा? डेल ई का ही तो एनर्जी रिलीज करेगा, डेल ई का ही तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो बेटा अगर एनर्जी रिलीज करे डेल ई, तो व्हाट विल बी, ध्यान से सुनना, एनर्जी ऑफ फोटोन, याद कर, एनर्जी ऑफ फोटोन ईपी होता है 1240 बाई लैम्डा। अगर एक फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है इन नैनोमीटर्स, वेवलेंथ लैम्डा इन, कितना एनर्जी होता है उसके पास? 1240 बाई लैम्डा। अब ये एनर्जी किसके बराबर है? 12.09। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस ईपी इज इक्वल्स टू द डेली एनर्जी ऑफ फोटोन इज द एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज द एनर्जी डिफरेंस एंड दिस ईपी इज इक्वल्स टू डेली और 1240 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 12.09 और लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1240 बाय 12.09। ये किस में आएगा? नैनोमीटर्स में आएगा। जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। देख 1240 डिवाइडेड बाय 12.09 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 102.56, 102.56। चेक कर, पहले जो हमने किया था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, 102.27। मतलब इसमें भी हमने कितना माना है? इसको 1.1 माना है, 1.09 मानोगे, ठीक है? तो देखो सेम टू सेम चीज। अच्छा एक बात बता, अब मुझे एक बात बता, ध्यान सुनना, ये ब्रह्मास्त्र क्यों है? ये ब्रह्मास्त्र क्यों है? समझना ध्यान से। अगर तुझे बोले हाइड्रोजन के, ध्यान सुना, कितना वेवलेंथ का फोटोन गिरेगा, कितना वेवलेंथ का फोटोन गिरेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 से 6 में जाए, 2 से 6 में जाए। 2 का एनर्जी -13.46 का -0.38। क्या तू इनका एनर्जी डिफरेंस निकाल लेगा? दैट शुड बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट शुड बी द एनर्जी ऑफ द, एंड फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1240 बाई लैम्डा। पुट करोगे एनर्जी ऑफ फोटोन, तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगा। क्या हमें वो रिडबर्ग इतना बड़ा सा चीज पुट करने की जरूरत है? नहीं पुट करने की जरूरत है। उसके लिए ब्रह्मास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सारे लेवल्स एक 7 तक ही पूछता है, इससे ज्यादा हमसे नहीं पूछता, ठीक है? तो 7 तक याद करो, सारी चीजें हमारा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन कर। अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे यहां पे बता, ध्यान सुनना। व्हाट इज द, इधर व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या हीलियम एटम He+? 5th ऑर्बिट ऑफ हीलियम का पोटेंशियल एनर्जी, 5th ऑर्बिट ऑफ हीलियम का नॉर्मल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी -0.54 इंटू 2 स्क्वायर, -0.54 इंटू 2 स्क्वायर, ये होगा टोटल। एंड पोटेंशियल उसका डबल होता है, पोटेंशियल उसका इंटू 2 कर दे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इन सारे लेवल्स को याद रखो।